रुपेश की बहन नीलम का रिश्ता पक्का हो गया था। 3 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला तो रुपेश की मां जानकी ने दूर और पास के सभी रिश्तेदारों को न्योता भिजवा दिया। निमंत्रण मिलते ही शादी के एक दिन पहले से ही मेहमान घर में इकट्ठा होने लगे। रुपेश के पिता नहीं थे, इसलिए शादी की सारी जिम्मेदारियां रुपेश और उसकी पत्नी सुनंदा उठा रहे थे। माँ जानकी तो खुशी से निहाल हुई जा रही थी। उनकी एक लौती बेटी की शादी थी और उनके बेटे और बहू शादी के आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। ये सोच कर उनका सर गर्व से ऊंचा हो रहा था। ब्याह के दिन, अरे जानकी, बिटिया के लिए कुछ चीजें जेवर बनाए भी है या यूं ही सुना सपाटा से भेज देगी बेटी को? दीदी, ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन गले की चेन, पेंडल, कानों के झुमके और ये झांझर वाली पायल बनवाई है। बहू ने अपनी तरफ से एक अंगूठी और नथ बनवाई है। कुल मिला के बिटिया के लायक जेवर बन ही गए। इनके जाने के बाद तो लगा था जाने कैसे बिटिया की शादी की जिम्मेदारी पूरी होगी, लेकिन भगवान सब भला करते हैं। मेरे रुपेश और सुनंदा ने सब संभाल लिया। हाँ जानकी, बड़ी किस्मत वाली है तू। आजकल ऐसे बेटे बहू बड़े नसीब वालों को ही मिलते हैं। बुआ को सारा जेवर दिखाने के बाद जानकी हड़बड़ी में जेवर को लॉकर में रखने के लिए जाती है, लेकिन चाबी ही नहीं मिल रही थी। ना जाने जल्दी जल्दी में चाबी कहाँ रख दी थी उसने। काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद जानकी ने ड्राइंग रूम के दीवान बेड में सारा जेवर एक पोटली में बांधकर रख दिया। घर में इतना काम था कि पूरा दिन उसे जेवर का ख्याल भी नहीं आया था। शाम होते ही सभी रिश्तेदार शादी में शामिल होने के लिए तैयार होने लगे। मैं घर पर ही रुकती हूँ। वैसे भी घर की देखभाल के लिए किसी ना किसी को तो यहाँ रुकना ही है। तुम सब जाओ, मैं यहाँ रहूंगी। बड़ी ननन के मुंह से ये बात सुनकर जानकी भी घर की जिम्मेदारियों से निश्चिंत हो गई थी। इधर जयमाला के बाद फेरों का समय आ गया था। जानकी भाभी, बहू को कहकर बिटिया के गहने और बिछिया घर से मंगवा लीजिए। पीली साड़ी के साथ हमारे यहाँ का जेवर पहना देते हैं और ये पार्लर का जेवर हटा देते हैं। ठीक कहती हो जीजी, फेरे तो शुद्ध जेवर और साड़ी में ही होने चाहिए। मैं अभी मंगवा देती हूँ। सुनंदा अपनी छोटी बहन को लेकर झटपट घर की ओर भागी। घर पहुंचकर जैसे ही उसने बेड खोला, वहाँ पर जेवर गायब थे। ना पायल, ना बिछिया, ना सोने के जेवर। खाली पोटली बेड के अंदर जस की तस रखी हुई थी। माँ की बताई हुई जगह पर से जेवर गायब होने पर सुनंदा सुन्न हो गई। हाय, ये कैसे संभव है? माँ ने जहाँ बताया था वहाँ पर जेवर क्यों नहीं है? कांपते हाथों से उसने अपने पति को फोन लगाया। सुनिए, माँ को कहिए जेवर नहीं है। अरे यार सुनंदा, सही से देखो ना, वहीं किसी सामान में दब गए होंगे। मैंने सब कुछ देख लिया रुपेश, तुम माँ को भेजो। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। अरे तुम बिना बात परेशान हो रही हो। माँ को भेज रहा हूँ, वो खुद देखकर निकाल लेगी। उधर फेरों का समय हो रहा था। माँ को खबर मिली तो माँ दौड़ी दौड़ी घर पहुँच गई। अरे बहू, बेड में सामान ही कितना है, जरा हटा कर देख नहीं सकती तुम? मुझे बुलवा लिया। माँ, मैंने सब जगह देख लिया, अब आप ही ढूंढ कर बताओ। जानकी अब सामान उलट पलट कर देखने लगी, लेकिन जेवर तो सच में नदारद थे। जानकी ने घबराहट में एक एक करके सारा सामान वहीं जमीन पर बिछा दिया, लेकिन जेवर तो ऐसे गायब हो गए थे जैसे गधे के सर से सिंग। अब जानकी की सांस उखड़ने लगी थी। माँ, आप शांत हो जाइए। मुझे लगता है आपने जेवर कहीं और रख दिए हैं। एक बार शांति से सोच कर देखिए। नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह याद है, जीजी को दिखाकर मैंने बेड में ही रख दिए थे, क्योंकि लॉकर की चाबी रुपेश तो ले गया था। तभी सुनंदा का फोन घनघना उठा। सुनंदा, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, फेरों का समय शुरू हो चुका है। सब लोग शोर मचा रहे हैं। रुपेश, माँ की हालत ठीक नहीं है। नीलम के गहने नहीं मिल रहे हैं। हम दोनों ढूंढ रहे हैं, तुम वहाँ संभालो। सुनंदा की घबराई हुई आवाज सुनकर अब तो रुपेश का भी दिल बैठने लगा था। बुआ जी, आप लोग नीलम को फेरे के लिए बैठाइए। माँ को लौटने में थोड़ा समय लग जाएगा। रुपेश का बुझा हुआ चेहरा देखकर बुआ भी कुछ ठिठक रही थी। उन्हें भी समझ आ रहा था कि कुछ न कुछ तो अनहोनी हुई है। बुआ ने समझदारी दिखाई और फेरे शुरू करवा दिए।
बेटा रुपेश, बहू को बुलवाओ, अब कन्यादान का समय है। कहो जो भी बात है अब बाद में निपटारा करेंगे, पहले बिटिया के हाथ पीले करो। कुछ देर में जानकी और सुनंदा मंडप में लौट आई। रुपेश ने कुछ नहीं पूछा। उनके उदास बुझे चेहरे देखकर सारी कहानी खुद ब खुद समझ आ रही थी। फिर कुछ ही समय में कन्यादान की रस्म खत्म हो गई। बहू, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बिटिया को पहनाने को एक जोड़ी बिछिया तक नहीं बची। क्या कहे कैसे कहे कुछ समझ में नहीं आता। नई नई रिश्तेदारी है। माँ, आप मेरे गहने पहनाकर नीलम को विदा कर दो, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। लेकिन बहू तुम्हारे गहने। नहीं नहीं माँ, ज्यादा मत सोचिए, नीलम को खुशी खुशी विदा कर दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। सुनंदा ने धीरे से नीलम को भी सब समझा दिया था। शाम होने से पहले नीलम की विदाई की रस्म भी खत्म हो गई। फिर बड़ी बुआ, आप तो पूरे समय घर पर ही थी, बताइए ना कौन कौन आया था? बेटा, वैसे तो रात भर किसी न किसी का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन बाहर का कोई आदमी घर में नहीं आया था। सब घर परिवार के ही लोग थे। माँ, आप लोग घबराइए मत। घर के अंदर से गहने कोई बाहरी इंसान नहीं लेके जा सकता। ये किसी अपने का ही काम है। मैं एक बाबा के पास जा रहा हूँ, उनकी दिव्य दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। वो सारा सच केवल 1 मिनट में ही बता देंगे। बस आप मेरे लौटने तक किसी को भी घर छोड़कर जाने मत देना। रुपेश अपनी बाइक से बाबा जी के आश्रम की तरफ निकल गया। 2 घंटे बाद रुपेश ने सुनंदा को कॉल किया। सुनंदा, बाबा जी ने बताया है कि हमारे घर के बगल में खाली पड़े हुए प्लॉट में जाकर एक बार देखो। जेवरों के खाली बॉक्स वहीं पर पड़े मिलेंगे। इतना कहकर रुपेश ने फोन काट दिया। रुपेश की बात सुनकर घर में बैठे सभी रिश्तेदार खाली प्लॉट की तरफ दौड़ पड़े। सचमुच जेवर के खाली बॉक्स उसी प्लॉट में पड़े हुए मिले। अब तो सबको पक्का यकीन हो गया कि बाबा पक्का चोर को पकड़ ही लेंगे। जो इतनी दूर से डब्बे को देख सकता है, वो चोर को भी देख सकता है। सुनंदा ने फोन करके रुपेश को खाली डिब्बे मिलने की बात बताई, तो रुपेश ने ठीक है कहकर फोन रख दिया। घर में सबके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। हर कोई इस गुत्थी का हल जानना चाहता था। एक एक पल काटना भारी हो रहा था। तभी फिर से सुनंदा का फोन बजा। क्या बताया बाबा जी ने? मैं घर आकर बात करता हूँ। बताइए ना, क्या कहा बाबा जी ने? लेकिन रुपेश ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। 2 घंटे बाद रुपेश घर में दाखिल हुआ। बुआ जी के साथ साथ कई सारे चेहरे सफेद पड़ चुके थे। बताना रुपेश, क्या बताया बाबा जी ने? मेरा तो एक एक पल भारी हो रहा है। मैंने ही घर की जिम्मेदारी ली थी, चोर तो मैं ही हुई। लेकिन राम कसम बेटा, मैं इस उम्र में जेवरों का क्या करूंगी? मैंने चोरी नहीं की। आप परेशान मत होइए बुआ जी। बाबा जी ने मंत्र पढ़कर कुछ चावल दिए हैं मुझे। अभी मंत्रित होने की वजह से इनका रंग पीला हो चुका है। बाबा जी का कहना है कि घर में आने वाले सारे रिश्तेदारों को इसका एक एक दाना खिला देना। आज शाम तक उसके परिवार में किसी न किसी की मौत हो जाएगी और उससे ये पता चल जाएगा कि आखिर चोर है कौन। देखिए, आप सभी मेरे अपने हैं। अगर किसी ने भी वो जेवर लिए हैं तो मुझे ऐसे ही लौटा दीजिए, नहीं तो मुझे आप सभी लोगों को ये चावल खिलाने ही पड़ेंगे। रुपेश की बात सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया था। 2 मिनट तक जब कोई नहीं बोला तो रुपेश ने एक एक करके चावल के दाने खिलाने शुरू कर दिए। सबसे पहले सुनंदा ने चावल खाया, उसके बाद जानकी, फिर रुपेश, फिर बुआ जी। ऐसे ही एक एक करके सबने चावल खा लिया। 2 मिनट के बाद रमेश को उल्टी हो गई और वो कपकपाने लगा। किसी तरह पानी पिलाकर उसे शांत किया। इसके बाद रुपेश ने सबको जाने के लिए कह दिया। सभी अपने अपने बैग पैक करने लगे। तभी फिर से रमेश को चक्कर आ गई। रमेश के मुंह पर पानी के छींटे मारकर होश में लाया तो वो जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने ही नीलम के गहने चुराए थे। जब मामी मम्मी को गहने दिखा रही थी तो मैंने चुपके से देख लिया था कि गहने बेड में रखे हैं। रात में सबके जाने के बाद मैं घर आया तो मम्मी ने मुझसे कहा कि वो बाथरूम जा रही हैं, थोड़ी देर यहीं पर रुकना। बस उसी समय मैंने सारे गहने निकाल लिए और उनके सारे डब्बे अपनी छत से बगल वाले प्लॉट में फेंक दिए। गहनों को अपने मैंने कपड़ों के बीच में छुपा दिया और वापस से शादी में शामिल हो गया। मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है, कर्जदार मुझे परेशान भी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने मुझसे गलती हो गई। बस किसी तरह बाबा जी से इस मंत्र का काट पूछ लो। मैं जीवन भर तुम्हारे पैर धो धो कर पीऊंगा, पर मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए।
ये सुनकर रुपेश मुस्कुराने लगा। कुछ नहीं होगा आपके परिवार को, और ना ही बाबा जी ने मुझे कोई टोटका बताया है। बाबा जी ने तो पारिवारिक मामला बोलकर बात खत्म कर दी थी और कहा कि पुलिस को बताओ, वो 2 डंडे मारकर सब कुछ खुद पता लगा लेगी। लेकिन मैं इस बात को पुलिस तक नहीं ले जाना चाहता था और इसीलिए पूरे 2 घंटे तक मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर कोई तरकीब सोच रहा था ताकि घर की बात घर में रहे और चोर भी पकड़ा जाए। फिर मैंने सोचा जिसने भी गहने लिए होंगे वो इतने बड़े बड़े डब्बे लेकर कहीं नहीं जाने वाला। उसने जरूर यहाँ वहाँ कहीं फेंक दिए होंगे। खाली पड़े प्लॉट में अक्सर लोग कूड़ा डाल दिया करते हैं। इसीलिए मैंने फोन करके सुनंदा को चेक करने के लिए कहा और मेरा तीर सही निशाने पर लगा और वो डब्बे मिल गए। उसके बाद मैंने दुकान से 5 रुपए के चावल और 2 चुटकी हल्दी खरीदी और दोनों को अच्छे से मिला दिया। और घर पर आकर मैंने आप सभी को एक कहानी सुना दी कि बाबा ने मंत्र मार कर चावल दिए हैं, जिसके कारण आप सभी लोग डर गए। रमेश को उल्टी और चक्कर सिर्फ घबराहट की वजह से ही आ रहे हैं, बाबा के मंत्र के कारण नहीं। ये तो इसके मन का डर था जो इसने सब कुछ सच बोल दिया। ये मंत्र का जंतर तो मैंने खुद अपने दिमाग से चलाया है। रुपेश की बात सुनकर सभी उसकी सूझबूझ और उसके मंत्र के जंतर की तारीफ करने लगते हैं।